प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी सामान्य हिंदी के इस विशेष व्याख्यानमाला में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने संधि विचार के अंतर्गत स्वर संधि की सैद्धांतिक पक्ष की जानकारी ली थी। आज हम उसके व्यावहारिक पक्ष की ओर बढ़ेंगे, जिसमें आपको उदाहरणों के द्वारा यह समझाया जाएगा कि स्वर संधि किस तरह से बनती है, शब्दों का मेल स्वर संधि में किस तरह से होता है, दिए हुए शब्द में का संधि विच्छेद कैसे होता है। एक बात और इसमें ध्यान रखने की है कि संधि में जो दो शब्दों का मेल होता है, उन दोनों शब्दों का जो भी अर्थ होता है, संधि के बाद जो शब्द बनता है वो अर्थ उसमें शामिल होते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि वो भिन्न अर्थ देने वाला नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं, एक शब्द है आपका विद्यालय। यह दो शब्दों के मेल से बना है, विद्या और आलय। आलय का अर्थ होता है स्थान, घर, और विद्या जो है ही विद्या, तो विद्या का घर, विद्यालय का अर्थ भी यही निकलता है। तो ये एक संधि में विशेष बात ध्यान रखने की, अगर आपका दोनों शब्दों से अलग है तो फिर वो संधि का सही नियम उसमें नहीं लगा। ये आपके देखने की बात होगी। तो आपको ये दोनों बातें ध्यान रखनी हैं कि जो शब्द आप मेल करेंगे और उनसे जो नया शब्द बनता है उसका अर्थ वही होना चाहिए जो उन दोनों मूल शब्दों के अर्थ हैं। तो आज हम देखते हैं कि किस तरह से स्वर संधि में शब्दों का मेल होता है। पिछले व्याख्यान में हमने यह देखा कि स्वरों का मेल किस किस तरह से हो सकता है। उन सारी परिस्थितियों पर हमने विचार किया था और उनके मेल के आधार पर ही हमने संधियों के नाम दिए थे, स्वर संधि के नाम दिए थे। पहली संधि थी दीर्घ संधि, जिसमें दो समान प्रकृति के स्वर मिलते थे, जैसे ए और आ। इनको चाहे आप कैसे ही मिलाएं, आ ही बनेगा। इसी प्रकार ई और ई, उ और उ। उसके बाद हमने गुण संधि देखा था कि ए या आ में इनसे भिन्न कोई भी स्वर मिलेगा तो एक नई ध्वनि पैदा होगी जो गुणात्मक परिवर्तन के साथ सामने आएगी। जैसे ए बना था, ए या आ में ई मिला के, ए या आ में उ और उ मिला के ओ बना, और ए या आ में री मिला के अर बना था। तो ये नई ध्वनियाँ बनी थी, इसलिए हमने इसका नाम दिया था गुण संधि। और उसके बाद ए या आ में जब हमने ए आई मिलाया तो क्योंकि वृद्धि स्वर है आई, तो इससे ज़्यादा तो बन नहीं सकता, तो इसलिए इसमें बना वृद्धि स्वर आई। और ऐसे ही ओ और औ के साथ जब ए और आ का मेल किया तो बना औ। तो ये हो गई थी हमारी वृद्धि संधि। फिर चौथा केस था कि ए या आ से भिन्न स्वरों में यदि ए और आ मिले या और कोई मिले तो क्या बनेगा। तो सबसे पहले हमने ई से शुरू किया था। ई और ई में जब ए मिलेगा, हम सिर्फ ए का ही हमने जिक्र किया था, तो ई और ई में जब ए मिलेगा तो ये बनेगा। अगर आ मिलता है तो या, अगर उ मिलता है तो यू, और अगर और कुछ मिलते हैं तो वो उस तरह से बनते चले जाएंगे। ये तो ये बड़े ध्यान रखने की बात है। इसी प्रकार उ में जब ये मिलेंगे तो वह बनेगा, और री में जब ए मिलेगा तो रे बनेगा। तो ये हमारा कहलाता था यण संधि, क्योंकि ये वे रे, तो इसलिए यण संधि नाम दिया। पहले का नाम लेते हम तो यण संधि हो गया। उसी प्रकार हमने देखा कि ए में यदि ए मिला तो आय बना था, और आई में जब ए मिला तो आय बना था। अगर इसके अलावा आ, ई, उ मिलेंगे तो उसी अनुसार मात्रा लग जाएगी, बनेंगे अय और आय ही। इसी प्रकार ओ के साथ जब ए का मेल होगा तो अव, और अव के साथ जब मेल होगा ए का तो आव। और इसी प्रकार अगर आगे मिलते हैं ये स्वर तो उनकी मात्राएं साथ साथ लगती चली जाएंगी। आपने एक बात ध्यान नोट की होगी, जैसे ऊपर देखिए मैंने तीर का निशान लगाया है, ये यहाँ पर तीर का निशान लगाया मैंने, ये तीर का निशान ये लगाया, तीर का निशान ये। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ये मिलेंगे, और मैंने ए और आ, ई और ई, उ और ऊ पर दोनों में तीर लगाए हैं। इसका मतलब ये दोनों कैसे भी मिल सकते हैं। इसमें बड़े में छोटा मिल सकता है, छोटे में बड़ा मिल सकता है, बड़े से बड़ा मिल सकता है, छोटे से छोटा मिल सकता है, यानी कि ह्रस्व से ह्रस्व और दीर्घ से दीर्घ मिल सकता है। तो ये तीर के निशान का ये मतलब है। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने तीर सिर्फ यहाँ लगाया है, ए या आ के साथ री लगाया है, तो इसका मतलब क्या बन रहा है कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि में ए या आ होगा, और दूसरे शब्द जो मिल रहा है उसकी पहली ध्वनि होगी री। तो ये मिलके क्या बनेगा, अर। तो ये तीर का निशान का मतलब ये है। ऐसे नीचे देखिए आप, अब उल्टा किया है मैंने तीर, ई और ई के को कहाँ मिलाया मैंने, ऐसे मिलाया है। तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि ई या ई होगी,
और उसमें फिर जो अगला शब्द जुड़ेगा उसकी पहली ध्वनि क्या होगी आपकी ए या आ या उ। तो इस तरह से ये तीर के निशान का यहाँ संकेत है कि इसमें ये मिलना है। और इस तरह, और हमने फिर कल हमने इन पांचों संधियों के नाम दिए थे, और ये जो पांचवी संधि थी ये थी अयादि संधि। आज हम दीर्घ संधि पर सबसे पहले बात करते हैं कि दीर्घ संधि में किस तरह से शब्दों का मेल होता है। और ये आप समझ गए होंगे दीर्घ के नाम से ही कि सेम प्रकृति के स्वर मिलेंगे और वो अपना दीर्घ बनाएंगे। कैसे, जरा देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं, एक शब्द लेते हैं आपके पास, हिमालय। हिमालय में आपको पता लग गया होगा कि कौन से दो शब्द हैं। एक तो है हिम और दूसरा है, इसमें जो पता है वो तो आपको पता ही रहना चाहिए, दूसरा शब्द है इसमें आलय। अब इसमें देखिए आप किस तरह से मेल हुआ। हिम में हिम पहला शब्द है और आलय दूसरा शब्द है। इनका मतलब क्या निकलता है? हिम माने बर्फ और आलय माने स्थान, बर्फ का स्थान, बर्फ का घर। और हिमालय आपको पता ही हो कि किसका नाम है, हमारी एक पर्वत का नाम है, और उसकी जो उच्च चोटियां हैं वो सदा बर्फ से ढकी रहती हैं, इसलिए उसका नाम ही हमने क्या रख दिया, हिमालय। बर्फ का घर है वो एक तरह से, और वहाँ वो बर्फ पिघल पिघल कर हमारी नदियाँ बहती हैं। तो इसमें देखिए कैसे बात अपनी जो है मूल वो ये है कि कैसे स्वरों का मेल हुआ। अब हिम में देखिए, हिम में अंतिम ध्वनि आपको ऐसा नजर आ रहा होगा कि मैं है, जबकि ध्वनि मैं नहीं है, क्योंकि कल मैंने बताया था कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जाता, तो उसमें अनिवार्य रूप से स्वर जुड़ा रहता है, अगर हलंत नहीं है तो मैं बिना हलंत के है, इसका मतलब इसकी अंतिम ध्वनि क्या हुई भाई। आपको कल मैंने जैसे बताया था, तो मैं को आप ऐसे लिखेंगे, मैं का वर्ण विन्यास क्या होगा, मैं हलंत प्लस ए। तो इस मैं को आप ये मानिए कि मैं हलंत और ए है, तो अंतिम ध्वनि क्या निकली इसकी, ए। ये मैं आपको बताना चाह रहा था, तो ए ध्वनि निकली, तो ये मान लीजिए आपका हो गया ए। और यहां पहली ध्वनि क्या है दूसरे शब्द में, आ, जो दिख रही है आपको। इन दोनों का मेल होगा, ये दो ध्वनियां हैं, अब ए है और आ है। तो मैंने जैसे कल बताया था कि सेम प्रकृति के स्वर हैं और दोनों मिलते हैं तो उनका दीर्घ बनेगा। तो ये क्या बना हमारा, इनका दीर्घ, और इनका दीर्घ क्या है, आ। अब आप देखिए, मैं में से ए हट गया और आ हट गया, ये दोनों मिले, और मिले तो सिर्फ एक ध्वनि बन गई, आ। तो फिर क्या क्या शब्द बनना चाहिए, मैं में ये आ की ध्वनि लग जाएगी, क्या बना, हिमालय। ये शब्द है। इस तरह से स्वरों का मेल होता है। ओके, अब आप आगे देखिए। अगला शब्द है हमारा निशांत। आप समझ गए होंगे इसमें कौन से दो शब्द हैं। एक तो निशा, निशा मीन्स क्या होता है, रात्रि, निशा, और दूसरा है अंत। अब आप इसमें देखिए, इसमें आपको आसानी से पता लग गया होगा कि कौन से ध्वनियां हैं। तो निशा में जो अंतिम ध्वनि है वो आ है, और अंत में जो पहली ध्वनि है वो है ए। और आ और ए का मेल, सेम स्वर हैं, तो इनके मेल से क्या बनना चाहिए, दीर्घ बनना चाहिए, और दीर्घ क्या है, आ ही है, तो हमने क्या बनाया, निशांत। ओके, आगे चलिए। तीसरा शब्द है विशेषाधिकार। इसमें भी आपको पता लग गया होगा कि कौन से दो शब्द हैं, एक तो है विशेष और एक है अधिकार। इसमें देखिए, इसमें देखिए आप, विशेष में, विशेष की अंतिम ध्वनि क्या निकली, श में ए जुड़ा हुआ है, तो ए ध्वनि इसकी अंतिम ध्वनि हुई। जब तक हलंत नहीं लगे जब तक आप उसमें क्या मानेंगे, ए है, तो ए, और इधर अधिकार में भी ए ही है, तो दोनों ह्रस्व स्वर हैं, दोनों ह्रस्व स्वर मिलकर भी क्या बनाएंगे, दीर्घ स्वर बनाएंगे, अर्थात आ बनाएंगे, और हमने वही लिखा है विशेषाधिकार। अगला देखिए, इसी तरह देखिए आप, स्वाधीन। इसको देखिए आप, तो एक शब्द तो आपको पता होगा कि स्व है, स्व मीन्स स्वयं, खुद, और दूसरा शब्द क्या बताएंगे आप, आपके मन में आ रहा होगा कि आधीन। आधीन शब्द शुद्ध नहीं है, इसकी जगह क्या है, अधीन शब्द है। आधीन जो है, बोलने में हम अक्सर गलतियां करते रहते हैं, तो आधीन शब्द शुद्ध नहीं है, शुद्ध शब्द है अधीन। तो स्व प्लस अधीन, स्वयं के अधीन होना। तो देखिए इन दोनों का अर्थ वही है जो स्वाधीन का अर्थ है। आपने पढ़ा होगा ना, स्वाधीनता संग्राम, अपने अधीन होने के लिए, यानी कि अपनी आज़ादी के लिए हमें संग्राम लड़ना पड़ा, लड़ाई लड़नी पड़ी, तो स्वयं के अधीन। दोनों का अर्थ एक ही निकला, जो स्वाधीन का अर्थ है वही स्व और अधीन का अर्थ है। तो
तो अधीन शुद्ध शब्द है, स्व प्लस अधीन। इसमें भी देखिए ए है और ए है, तो दोनों ए मिलके ह्रस्व स्वर मिलके दीर्घ बन गया। इसी प्रकार आप आगे देखिए चराचर, आपने सुना होगा ना, यह चराचर जगत संसार के लिए कहा जाता है। तो क्या क्या शब्द होना चाहिए इसमें देखिए आप, पहला तो चर है, और आपको नजर आ रहा होगा कि दूसरा भी चर ही है। अगर दूसरा चर होगा तो फिर संधि कैसे बनेगी, क्योंकि एक स्वर और एक व्यंजन, वो तो बनती नहीं है। अगर चर और चर होता तो हम उसको चर चर लिखते, चराचर नहीं लिख सकते थे, क्योंकि संधि हो ही नहीं सकती। तो हम इसमें क्या, तो इसमें फिर संधि क्या हुई, अचर। तो जो दूसरा शब्द है वो क्या हुआ, अचर। एक चर है, एक अचर है, एक चलायमान है, गतिशील है, और एक क्या है, स्थिर है। तो ये संसार किससे मिलकर बना है, स्थिर चीजों से और गतिशील चीजों से। तो दो ही तरह की चीजें हैं इसमें, चर हैं या अचर हैं। तो अब देखिए इसमें आप संधि कैसे बनी। चर का जो अंतिम ध्वनि है वो ए है, और अचर में ए है, और दोनों ए और ए मिलके क्या बन गया, आ बन गया। इसलिए शब्द क्या बना, चराचर, यह चराचर जगत। आगे देखिए महात्मा। महात्मा शब्द आपको पता लग ही गया होगा कि एक में महा है, बड़ा विशाल जिसको बोलते हैं, और दूसरा शब्द है आत्मा। ये देखिए आप, तो दोनों दीर्घ हैं, महा प्लस आत्मा, आ और आ। ऐसा हमारे पास कोई स्वर नहीं है जो इससे भी आगे चला जाए, दीर्घ से भी आगे चला जाए, मतलब 3 गुना 4 गुना, ऐसे कोई स्वर नहीं है हमारे पास। इसीलिए चाहे दीर्घ दीर्घ मिले, चाहे ह्रस्व ह्रस्व मिले, वो सब क्या बनाएंगे, दीर्घ बनाएंगे। तो यहां भी महा प्लस आत्मा क्या बन गया, महात्मा बन गया, आ का आ ही रह गया। अब आगे देखिए, एक शब्द मैंने दिया है, 2 शब्द दिए हैं, परीक्षा और अर्थी। परीक्षा और अर्थी में देखिए, परीक्षा में अंतिम ध्वनि क्या है, आ, ध्यान से देखिए, और अर्थी में पहली ध्वनि क्या है, ए। आ और ए फिर वही स्वर मिल गए, तो क्या बनाइए, क्या बनाइए, आई बना, परीक्षार्थी। तो हमेशा परीक्षार्थी में या परीक्षा में, परीक्षार्थी, ये देखिए आप शब्द। और इसी प्रकार आप देखिए विषयांतर, विषय प्लस अंतर, और इसके बाद आप देखिए लताश्रय, लता, और आप समझ गए होंगे कि दूसरा शब्द क्या है, आश्रय है। इनको आप आसानी से कर सकते हैं, आ और आ मिले हैं। और फिर है लाभा लाभ, इस पे फिर थोड़ा ध्यान दीजिए, लाभा लाभ। आपको लग रहा होगा कि लाभ और लाभ 2 शब्द हैं, नहीं, लाभ, लाभ और लाभ 2 शब्द होते तो लाभ लाभ लिखते हम। तो इसमें क्या बनेगा, लाभ प्लस ए लाभ, हानि जिसको बोलते हैं ना, कि या तो लाभ होगा या ए लाभ होगा। तो इस तरह ये देखिए आप, पहला जो हमारा स्वर था ए या आ, उसके आधार पर दीर्घ संधि इस तरह से बनी है। अब हम अगला देखते हैं, ई और ई वाला देखते हैं।